हेलो फ्रेंड्स, सवैयू कैसे हैं आप सब लोग। एवरग्रीन प्रॉफिट स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज 18th ऑफ जैन है, सैटरडे का दिन है। कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते यहाँ से लेके बजट तक और बजट के बाद आफ्टर बजट जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी, दिल्ली असेंबली इलेक्शन के आउटकम आएगा, इन सब में हम डिस्कस करेंगे प्री बजट, बजट, पोस्ट बजट और आरबीआई का जो आउटकम आएगा और दिल्ली असेंबली का इलेक्शन का आउटकम आएगा। इन सब में हम डिस्कस करेंगे और मार्केट को एक कंक्लूसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट जाएगा कहाँ। मार्केट ने अभी तक जो मोमेंट दिया है वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मार्केट ने अपने आप को स्पेंड किया है, टाइम को स्पेंड किया है। 23,500 से लेकर 23,000 के आसपास मार्केट काफ़ी दिनों से घूम रहा है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले कई दिनों से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है और वहीं से बार बार रिवर्स होता है। अगर हम बात करूं नवंबर 19 की, तो नवंबर 19 को भी मार्केट का जो लो था दैट इज 23,350, उसको एक बार ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे आया तो इसी रेंज में अगेन ये अटक रहा है। और जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था तो चलने की अगर हम बात करूं जनवरी 2024 में, जून, इसी रेंज के आसपास से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था। तो हम इसी में डिस्कस करेंगे आज टॉपिक पर ऊपर कि अब मार्केट कहाँ जाएगा। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आईटी सेक्टर का आने स्टार्ट हो गया है, पहले आईटी का आया, बैंकिंग का आने लग गया है। तो इनके जो आउटकम्स आएंगे वो मार्केट को कैसा इम्पैक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। आपने देखा होगा एचसीएल टेक का रिजल्ट आया सबसे पहले, तो रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, बट मार्केट ने उस रिजल्ट को समझा नहीं और प्राइस डिके हो गया, बहुत ज़्यादा फॉल हो गया मार्केट के अंदर। उसके बाद इन्फोसिस का रिजल्ट आया, उसके बाद रिलायंस का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया जिसने मार्केट को संभाल कर रखा। फार्मा के अंदर भी अब डॉक्टर रेड्डी का आई थिंक आने वाला है। इधर एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स मिला जुला रहा। आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके रिजल्ट्स भी मिले जुले हैं। आरबीएल का तो खराब है और कोटक का थोड़ा सही आया हुआ है, उसकी अर्निंग सही है। तो अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे अब मार्केट कहाँ जाएगा, कौन सा ऐसा लेवल है। बेस फॉर्मेशन, क्या मार्केट एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है? क्या निफ्टी के अंदर एक बेस फॉर्मेशन की सिचुएशन बन रही है 23,000 के आसपास? क्योंकि काफ़ी दिनों से 23,000 से लेकर के 23,400 के आसपास ये घूम रहा है और वहीं से रिवर्सल मार दिया इसने, यानी 23,400, 23,400 से एक बार नीचे की तरफ आ गया। और हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ से अब मार्केट कहाँ किस तरफ जाएगा, क्या 47,000 की तरफ आएगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस। चार्ट खोलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट में वहां पर क्या दिखा रहा है। ये आपने देखा होगा डेली फॉर्मेशन का चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये जो लेवल है कंटिन्यूअसली 3 दिन बाजार ऊपर गया, इसको ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली 3 डेज ऊपर गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहां से कंटिन्यूअस 3 दिन ऊपर गया, यहां ये पहला दिन रहा। पहला दिन बाजार ये ऊपर की कोशिश करी बाजार ने, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। ठीक है, थर्ड डे के बाद मार्केट फोर्थ डे, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि 3 दिन कंटिन्यूअसली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो चौथे दिन ऊपर जाने के चांस रहते हैं, जो हम जिस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। लेकिन यहां मार्केट ने क्या करा, एक डॉजी पैटर्न क्रिएशन फॉर्मेशन कर दिया, बाजार नीचे आ गया, क्लोजिंग दे दी से नीचे की, यानी कि 17 जनवरी को मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी। जबकि रिजल्ट्स भी अच्छा था रिलायंस का, आई थिंक कोई बहुत बड़ा खराब रिजल्ट नहीं आया। एफआईज तो कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है बट डीआईज बाइंग कर रहा है। अब आगे मार्केट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं, उसमें 20 जैन को यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का
शपथ समाग्रह होगा, वो नया एक अपना ऑफिस का पदभार संभालेंगे। उसके बाद 22 को HDFC बैंक का रिजल्ट है। उसके बाद फिर दिल्ली असेंबली इलेक्शन आएगा 5 तारीख को, फरवरी को। बजट है 1 तारीख को, 1 फरवरी का बजट आएगा। उसका 5 को असेंबली इलेक्शन होगा, नहीं RBI का आउटकम आएगा, इलेक्शन भी उसी दिन है। और 8 तारीख को फिर उनका रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक तक। तो हमने समझना है कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेस जो बना रहा है वो 23,000 का बेस रहेगा। अनलेस अनटिल 23,000 को ब्रेक नहीं करता है, हम एक फॉल नहीं देखेंगे। 23,000 23,000 के नीचे ही हम मंदी देखेंगे। तेजी कहाँ देखेंगे हम? जो हमारा 23,400 के ऊपर, इसके ऊपर ही हम बाजार के अंदर तेजी देखेंगे। उससे पहले तेजी नहीं देख सकते हैं। जो 23,400 का लेवल है, इस लेवल को, यानी इस लेवल जब क्रॉस कर जाएगा, इसके बाद ही हम तेजी देखेंगे। वो तेजी हमको लेके जाएगी 24,000 के आसपास की। मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अब मंदी की बात करें अगर, तो 23,000 का जो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो हम फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे। वो लेवल रहेगा फिर नीचे 22,700 के आसपास का। वो डेली चार्ट में फिर हम बहुत नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर हम दिखाऊंगा, आप कोशिश करूंगा, तो यहाँ का लेवल दिखेगा फिर आपको, ये लेवल, ठीक है। ये 23,000 का 22,700-800 का, जहाँ से बाजार टूटना स्टार्ट हुआ, ये लेवल दिखेगा आपको, ठीक है। ये लेवल दिख रहा सीधा। अगर बाजार 23,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, जो बहुत स्ट्रांग लेवल है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर करता है तो हम 22,700 के आसपास दिखेंगे। तो बेस फॉर्मेशन अगर मार्केट बना रहा है, अगर 23,000 के लेवल को मार्केट ने बेस बना लिया है, तो फिर आप रेडी हो जाओ 23,500 के लिए। अगला लेवल क्या होगा? 23,500 का। 23,500 का लेवल ये दिख रहा है, इस लेवल के आसपास हम दिखेंगे, ठीक है। 23,500 का लेवल दिखेगा। अरे हाँ, अगर हम इसको बेस, मार्केट ने बेस कंसिडर कर लिया है, अगर बेस कंसिडर नहीं किया तो टाइम और किल करेगा बाजार। अगर कल हम मंडे को अगर बाजार खुलता है, फिर ये लोग बनाता है यहाँ पर, इसके बाद इसके आसपास का, तो तब भी ये 22,900 के आसपास, यानी 23,000 का लेवल ब्रेक करके, हो सकता है एक बार ब्रेक कर दे, फिर उस रेंज में घूमे, क्योंकि बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है और सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। बोथ ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स आर लूजिंग कैपिटल ड्यू टू टाइम डिके, थीटा डिके। बाजार एक रेंज में रहेगा तो दोनों को नुकसान कराएगा, बायर्स को भी सेलर्स को भी। हम ऑप्शन बायर हैं, हम सेलर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं जो हूँ ऑप्शन बायर हूँ, नेकेड ऑप्शन बायर, ठीक है, विदाउट एनी हेज। तो ऑप्शन बायर को तो मार्केट में ट्रेंडिंग चाहिए होता है। जब बाजार ट्रेंडिंग रहेगा तो ऑप्शन बायर का प्रीमियम स्पाइक करेगा, अदरवाइज डिके हो जाएगा, स्लोली बाजार चलने पर डिके हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। तो आपको याद रखना है 23,000 और 23,400 का लेवल अगले सप्ताह के लिए। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या देखना है? बैंक निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो बाजार ने एक्सपेक्टेड था ऊपर जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसने भी मार्केट को, बायर्स को ट्रैप किया है। ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, कंटिन्यूअसली यहां से ऊपर गया, ठीक है आपको, कंटिन्यूअसली ऊपर गया, लेकिन सडनली कल 17 को ये नीचे एक कैंडल इसने डिप मार दी। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट हो गया हमारा। अब जो लेवल रहेगा दैट इज 48,188, ये जो लेवल दिख रहा है इसका लो का, हो सकता है कि कल इसके आसपास से बाजार दिखा दे आपको, यहां दिखा दे। यहां का मतलब हो गया 48,000, यानी कि 48,000 का जो लेवल है, ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर भी इसने बेस बनाया, ठीक है, क्योंकि जो बेस बना रहा है वो ये लेवल बेस का है, ठीक है आपको, ये लेवल बेस का है बाजार का। तो ये लेवल बैठ रहा है 48,000 के आसपास का। 48,000 को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसके आसपास घूमेंगे। वो लेवल कौन सा रहेगा? वो लेवल रहेगा 48 से लेकर के 47,500 के आसपास, इस लेवल में घूमेगा। तो इस लेवल को याद रखना है। ऊपर के लिए जो लेवल रहेगा हमारा, अगर हम क्रॉस कर जाते हैं 48,500, इसके आसपास का लेवल, ये 48,000 49,500,
अगर इस लेवल को हम क्रॉस कर जाते हैं तो हम 49 के बाद सीधा जाएंगे 49,900 के आसपास, जहां से बाजार रिवर्स किया था एक बार, अगर आपको याद हो तो यहीं से बाजार ने रिवर्स किया, ये दिख रहा है आपको, यहीं से टूटा बाजार, सडनली टूटा है। तो 49,500, 50,000 टच नहीं कर पाया था बाजार, आपको याद होगा। बाजार जब यहां से टूटा 50,000 के बाद कंटिन्यूसली गिरता गया, देखो ये, ठीक है, यहां से गिरता गया बाजार। तो ये जो लेवल रहने वाला है 49,500, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 49,500 से लेकर के 49,800, ये जो लेवल है, ये बेस जो बना रहा है, ठीक है, ये जो बेस है, ये जो बेस बना रहा है, इस बेस को हम कंसिडर कर रहे हैं अब 49,000, 50,000 का बेस है। इसे क्रॉस करने के बाद अब फिर हमें ऊपर साइड की रैली देखेंगे इस लेवल पर, और नीचे के लिए हमारा 48,000 का बेस हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। बैंकिंग में एक्सिस बैंक का रिजल्ट मिला जुला रहा, आरबीएल खराब आया, एचडीएफसी का पेंडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनालिसिस करूं, यहाँ पर शेयर करूं अपने साथ, आप लोगों के साथ, तो बैंकिंग, आईटी के बाद बैंकिंग ही है जो रिजल्ट खराब दे सकता है। जी हाँ, बैंकिंग ही रिजल्ट खराब देगा आईटी के बाद। तो थोड़ा सा पेन रहेगा, हो सकता है कि हम ये जो लेवल है हमारा 47,300, इस लेवल के आसपास हम अपने आप को दिखा दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो लेवल दिख रहा है आपको 47,300, बाइंग हम बुलिस कहाँ से रहेंगे, हम बुलिस रहेंगे 49,500 के ऊपर। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हम बुलिस है। मैं बात कर रहा हूँ आगे आने वाले 8 से 10 दिन की, क्योंकि हम डेली चार्ट पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आपको मंडे ट्यूसडे का बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी 15 मिनट के चार्ट पर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस की, कि रिलायंस में क्या हो रहा है, क्या रिलायंस में और पोटेंशियल है। आप लोगों को याद होगा 1300 की कॉल 10 रुपये में हमने बाई की थी, मैंने खुद उसको बाई किया था, और हमने काटा कितने में था, 25 से ऊपर, 35 का हाई लगा था उसने। ये रिलायंस इंडस्ट्री है, डेली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, डेली चार्ट पर रिलायंस इंडस्ट्री सॉलिड पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। काफ़ी दिनों से फॉल था, और हमने इसको एनालिसिस किया, एक समझा उसको, और कैच किया इस स्टॉक को, और आप लोगों को भी मैंने इसको बाय रिकमेंड किया था, ठीक है। डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन है, सॉलिड है, और 1300 की हमने कॉल ली थी, तब तो बहुत नीचे का लेवल था, ठीक है। ये बाइंग है, यहाँ पर इसने इस चार्ट को क्रॉस कर दिया, डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन, हायर ऑन हाई क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये अगर 1320-30 के आसपास अगर इसको क्रॉस कर जाता, थोड़ा हर्डल रहेगा यहाँ पर, ये अपर लेवल का टॉप है, अगर इसको इस हर्डल को क्रॉस कर जाता है तो फिर हम एक बार देख सकते हैं ऊपर, जो मैंने पहले भी लिखा था कहीं पर शायद, अगर आपको याद हो तो, कि 1450 का फेयर वैल्यू, फेयर प्राइस उसका 1450 के आसपास का आ रहा है। तो जितना भी गैप है डाउनफॉल का, ये गैप फिल करने के लिए एक्चुअल प्राइसेस का 1450 के आसपास ही दिख रहा है। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, और तो ये रिलायंस में तेज़ी आ सकती है। रिलायंस जियो का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कैसा रहा, और तो ये इम्पैक्ट रहेगा रिलायंस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने जो है वो अपनी एक पोजीशन क्रिएट की है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक 1700 की पुट बाय करके रखी हुई है मंडे के लिए, ठीक है। रिजल्ट इसके मिले जुले आए हुए हैं। अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का क्या हो सकता है मंडे के लिए। कंप्लीटली डिपेंड अपॉन रिजल्ट, कैसा इसका बाजार बाजार इसको कैसे लेता है, कैसे भापता है इसके रिजल्ट्स को, कैसा अनाउंसमेंट उसको लग रही है, क्योंकि कोई खास रिजल्ट नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, मिले जुले रिजल्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 1700 की पुट पड़ी है, ठीक है। ये एम पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग को तो वीकनेस है, तो मैं एम पैटर्न ही समझूंगा। कुछ लोग हो सकता है इसको कुछ और पैटर्न समझ रहे हो, मेरे को फिलहाल दिख रहा है एम पैटर्न फॉर्मेशन।
क्योंकि पुट पड़ी है मेरे पास 1700 की, और मुझे टारगेट दिख रहा है ये यहाँ तक का, ठीक है, इस लेवल का टारगेट दिख रहा है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको एग्रेसिवली बाय मत करना मंडे को, एक बार समझ लेना पहले। आपका अपना खुद का एनालिसिस लगा लेना। 1700 की पुट ऑप्शन बाय करी है, आई थिंक एट द रेट ऑफ 14-15, एक बार देख लेते हैं किस रेट में बाय किया है। कम प्राइस में बाई किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं किस प्राइस पे हमने उसको बाई किया है। 14 के आसपास आई थिंक ये बाय हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर अपने को दिख रहा है एम पैटर्न फॉर्मेशन, ये एम पैटर्न फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ से कंटिन्यूस 3 दिन 4 दिन ऊपर गया, यहाँ तो इसने डॉजी पैटर्न क्रिएट किया था, अनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद एक बड़ी बाइंग आई, उसके बाद फिर एक बाइंग आई जो अच्छे साइन था बाइंग का, लेकिन सडनली दोनों का लो ब्रेक कर दिया, यानी कि इस कैंडल का भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है ब्रेक करने की क्योंकि ये अनडिसाइसिव कैंडल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कल मंडे को 1730 के नीचे आ जाता है तो फिर हम एक बार इसमें 1700 का टारगेट जो हमारा है वो अचीव हो जाएगा। अगर बहुत मंदी आ गई तो हो सकता है कि ये फिर यहाँ नीचे का लेवल भी दिखा दे, इसके आसपास का 1660 के आसपास का, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी मंडे क्या होता है। तो जब भी आप मंडे को देखेंगे तो इसको एनालिसिस करना। इसका एसएल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई एग्रेसिवली बाय करना चाह रहा है तो एसएल कहाँ रहेगा, क्योंकि आजकल रिजल्ट के टाइम में कुछ भरोसा नहीं होता कि मार्केट को क्या लग रहा हो, मार्केट क्या समझ ले उसका। जैसे एसएल टेक में हुआ, रिजल्ट बुरा नहीं था बट स्टॉक जो है वो 10-15% तक नीचे आ गया अपने हाई से। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका वो ये स्टॉप लॉस रहेगा, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का हम इसका स्टॉप लॉस समझेंगे एक बार, इस लेवल पर ये स्टॉप लॉस ही समझेंगे इसको, इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। यानी कि 1814 के आसपास, 1814 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। इससे ऊपर जाएगा तो बाहर हो जाना, अदरवाइज हम ये लेवल देखेंगे इसका, ठीक है, 1700 बिलो 1700। तो इस चीज़ को याद रखना है आपने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं HDFC बैंक का रिजल्ट क्या रहेगा, वो तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार हल्का सा चार्ट देख लेते हैं, HDFC बोल क्या रहा है आजकल, HDFC बैंक में हो क्या रहा है। HDFC बैंक बहुत दिनों से एक सेम रेंज में घूम रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। ऊपर के लेवल से फॉल था, कंटिन्यूस फॉल आया, मार्केट में ही फॉल आया, उसके अंदर ही फॉल आया, ये फॉल का ही चल रहा है फिलहाल अभी। और रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, खराब ही रिजल्ट आ सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि कई टाइम से आप देखा होगा, कहाँ से देखा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से जुलाई 2024, ये जुलाई 2024 है, दिख रहा है आपको, कंटिन्यूसली यहाँ तक कौन सा महीना आ गया, सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, सेम रेंज में घूमा, कोई मूवमेंट नहीं आई। उसका हल्के से एक ऊपर आया फिर नीचे आ गया, यहाँ पर फिर घूमा काफ़ी टाइम तक, यहाँ घूमता रहा, फिर इसी रेंज में घूमता रहा, कोई खास रेंज नहीं है। अगेन सब कुछ ब्रेक करके ये जो पुराना लेवल था इसका यहाँ का, इसको ब्रेक कर दिया इसने, देखो ये यहाँ आ गया टच करके लेवल में, यानी कि कुछ है नहीं इसके अंदर पोटेंशियल फिलहाल। जो ऊपर का टारगेट था वो हो गया है, और अगर रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो हम इस काउंटर में एक मंदी देख सकते हैं जो अपने को थोड़ा नीचे की तरफ ला सकती है, और डिपेंड करता है क्योंकि चलना स्टार्ट किया था 1450 से इसने, आप लोगों को याद होगा कि हमारी 1450 में रिकमेंडेशन थी बाइंग करने की, ठीक है। तो बहुत कुछ है नहीं, रिजल्ट आने दो, 22 तारीख को रिजल्ट से फिर हम देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी क्या बोल रहा है, मंडे को एनालिसिस कर लेते हैं, मंडे को फिर आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपने करना क्या है। निफ्टी 50 में 15 मिनट्स के चार्ट पर आपको कैसे पोजीशन क्रिएट करनी है, कौन कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जहां से आप पोजीशन बना करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेवल वही रहेंगे जो मैंने 23,500 बताया था, 23,500 का लेवल लंबे टाइम के लिए रहेगा, उसको क्रॉस कर जाता तो 23,800 900 फिर 24,000, उसके बाद हम सीधे 24,500 के आसपास जाएंगे। अब ये जो बड़ी बिकवाली आई यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल पर लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़ी बिकवाली आई, ये थोड़ी सी चिंताजनक थी, पेनफुल थी। यहाँ से कंटिन्यूसली बड़ा बाजार, ये दिख रहा है आपको, कंटिन्यूसली गया,
ये लेवल गया, ये लेवल कौन सा था? 23,000 से लेकर के 23,100 तक, 200 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक बहुत बेहतरीन बनाया कैंडल, बट ये ऊपर ही जाता, बट सडनली ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको एम कंसिडर कर लूँ 15 मिनट के चार्ट पर, तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है, यानी कि 23,100 अगेन। ठीक है, तो इसको याद रखना आपने। ऊपर कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाने वाला है ये 23,250। 23,250 से ऊपर ऊपर अगर जाता है तो फिर हम समझेंगे कि एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 23,250 से 300 के आसपास एसएल लगाना है, मतलब रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, और 23,150 के आसपास का एक सपोर्ट कंसिडर करना है, और आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उस टाइम फिर मार्केट में सिनेरियो कैसा बनता है, 5 मिनट्स का चार्ट क्या बोल रहा है वो हम कंसिडर करेंगे उसी टाइम लाइव मार्केट के अंदर, आपको मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है 15 मिनट के चार्ट के अंदर, तो सही नहीं है, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा नीचे का लेवल एक बार दिख सकता है अपने को। ठीक है, और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर भी अपने को कंटिन्यूअसली बाइंग, यहां पर एक फॉल आ गया। ये फॉल अब कहां तक जाएगा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, यानी कि 48,400 का जो लेवल है इसको हम कंसिडर करेंगे इमिडिएटली, और उसके बाद जो डे लो था 48,300 का, इसको कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस के सपोर्ट के तरीके से। और रेजिस्टेंस हमारा 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बात करूं तो जहां से स्विंग कर सकता है बाजार वो दैट इज 48,600 के आसपास 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, ये फिर अदरवाइज ये गैप फिल करने जा सकता है बाजार ऊपर। तो सारे फैक्टर्स रहेंगे। मंडे को इवेंट स्टार्ट हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स आउटकम कैसे आते हैं? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएसयू बैंक्स के कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ये डिपेंड करेगा, वही वही दिशा बता देगा बैंकिंग इंडेक्सेस को। बैंकिंग इंडाइसेस जैसा रिजल्ट्स आउटकम आएंगे पीएसयूज के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट करेगा। तो हम अपन को क्या करना है, रिजल्ट बेस के हिसाब से जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे अपने को पोजीशन क्रिएट करनी है और ट्रेडिंग कर लेनी है। और सबसे बेस्ट रहेगा कि हम स्टॉक्स के अंदर ही फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन इंडाइसेस। एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आरबीएल बैंक है, इनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे बाइंग पुट करें चाहे बाइंग कॉल करें। तो ये फिलहाल रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एफ आई की क्या चल रहा है। एफ आई कंटिन्यूसली बेच रहा है, कंटिन्यूसली सेल कर रहा है, और डी आई यहाँ बाइंग कर रहा है। डी आई बाइंग कर रहा है और एफ आई सेलिंग कर रहा है। वो फिलहाल वो डी आई बाजार को संभाल कर रखा हुआ है। आरबीआई की पॉलिसी आएगी 5 तारीख को, 5 फरवरी को, उससे पहले बजट रहेगा 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को बजट में किस सेक्टर के अंदर मूवमेंट रहेगी, मैंने पहले भी कहा था, शुगर, फर्टिलाइजर, केमिकल, इनमें अमूमन रेलवे, इनमें अमूमन जो है मूवमेंट रहती है। तो अच्छे स्टॉक्स आपने फाइंड आउट करने हैं, शुगर के अच्छे फाइंड आउट करने हैं, रेलवे, केमिकल, जिसमें आप एक बेट लगा सको ट्रेडिंग पर्पज के लिए। और बाजार में याद रखना, बाजार में जब करेक्शन आती है, अगर बाजार को रैली लानी है, प्री बजट रैली लानी है 25 तारीख के आसपास, तो बाजार में 25 तारीख के बाद तेजी आएगी। अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स का, उसमें प्री बजट रैली को मार्केट ने पार्टिसिपेट कराना है, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को, तो बाजार में करेक्शन के बाद एक रैली लाएगा। उसके बाद पोस्ट बजट रैली भी आ सकती है बाजार के अंदर। तो प्री बजट, पोस्ट बजट, इस पीरियड में वॉलेटिलिटी रहेगी, एक्टिव रहे, इनएक्टिव नहीं रहना है। मार्केट में अपने आप को एक्टिव मोड के अंदर रखना है, लिक्विड रख के रखना है, मार्जिन अकाउंट में एक्टिवेट होना चाहिए आपको एट ए टाइम ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, और इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बाइंग कर रहे हैं, उनको बाइंग करते रहना है। वो लोग सेलिंग ना करें, अपने आप को पैनिक में ना लाएं। ऑलवेज कीप ऑन बाइंग साइड। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का मतलब होता है 5 साल से ऊपर का जिसका हॉराइजन है, टाइम हॉराइजन है, वो बाइंग करते रहे, अपनी एसआईपी को छोड़े ना। एसआईपी का मतलब स्टॉक के एसआईपी, जिस भी स्टॉक के अंदर वो एसआईपी कर रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर लेता जाए।
एग्जिट नहीं करना है, पैनिक नहीं आना है। जो लोग पैनिक में रहे कोविड के टाइम में उनको कुछ नहीं मिला, जो लोग पैनिक रहे ब्रेग्जिट के टाइम में कुछ नहीं मिला, नोटबंदी में जो लोग पैनिक में आए कुछ नहीं मिला, 2008 में जो पैनिक में आए कुछ नहीं मिला, 2006 में जो पैनिक में आए कुछ नहीं मिला, 2002 में जो पैनिक में आए कुछ नहीं मिला। यानी कि जब भी पैनिक में आओगे मार्केट में जब फॉल आता है, बड़ा फॉल 10-12% का फॉल आ चुका है अभी फिलहाल हायर लेवल से, तो अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, हटना नहीं है पीछे। जब भी मार्केट में फॉल आता है तो कीप ऑन बाइंग साइड, ये अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे स्टॉक्स को बाइंग करने की, एक्यूमुलेट करने की, और ऊपर के लेवल पे बेचना भी है। अगर आप मार्केट, अब तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका पोर्टफोलियो दिख जाता है। पहले क्या होता था कि क्लाइंट के पास वॉच नहीं होता था, वो देख नहीं सकता था उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू। अगर मैं आज से 10 12 15 साल पुरानी बात करूं, तब मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी हाथ में। इवन डेस्कटॉप के अंदर भी लॉगिन इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं होती थी। जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं थी। जब इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं थी तब क्लाइंट हायर लेवल पे माल को बेच नहीं पाता था, लोअर लेवल पे माल को खरीद नहीं पाता था, बिकॉज उसको अपडेट नहीं मिलता था। तब केवल एक ब्रोकर ही होते थे जो पॉइंट्स जो उनको अपडेट करते थे। तो आज मोबाइल के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा है। अगर लाइफ टाइम हाई पे बाजार आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट दोबारा ले सकते हैं नीचे के लेवल पे। जिसने बाइंग किया होगा, जिसने सेलिंग किया होगा 26,000 के लेवल पे, तो उठा सकता था नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो ये है, और कीप ऑन बाइंग साइड। और नेक्स्ट अपडेट आपको करेंगे हम एच डी एफ सी रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद। जब एच डी एफ सी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर मार्केट का एक दोबारा से एनालिसिस करेंगे, आप मार्केट कहाँ जाएगा।